फ्रेंड्स नमस्कार, बेहद स्वागत करती हूँ आप सभी का। साथ ही बात करूँगी अपने वही टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ये कन्फ्यूज़न बनी हुई है कि इस समय में अभी हमें क्या पढ़ना है। अभी भी ये कन्फ्यूज़न है, बार बार हम इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं कि समय के अकॉर्डिंग और आपके पास कितना समय है अपनी स्टडी को देने के लिए, उसके हिसाब से हमें अपना टाइम टेबल सेट करना है। यदि हम मूल किताबों में लग जाएंगे तो निश्चय है कि सफलता तक शायद पहुंच तो जाएं, लेकिन थोड़ी देर लगेगी। कारण ये है, शुक्ल जी की किताब पढ़ने के लिए हमें आराम से वन मंथ चाहिए। बिना वन मंथ के हम किताब को अच्छे से उसको पढ़ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। जिसने ये किताब पढ़ी है वो ये चीज़ बता सकता है कि पहली बार में उसकी लैंग्वेज बिल्कुल समझ नहीं आती। लगभग उसको 2 से 3 बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तब जाके उसकी जो भाषा है, शुक्ल जी की किताब की हिंदी साहित्य का इतिहास, थोड़ी थोड़ी हमें समझ में आने लगती है। तो यानी कि मूल किताबें पढ़ना तो बेहद आवश्यक है, ये बात मैं हर बार कहती हूँ। अब मैं बात ये कह रही हूँ कि समय के हिसाब से, मान लीजिए अगर पेपर जनवरी में हो भी जाता है तो क्या हमारे पास इतना समय है कि हम मूल किताबें पढ़ें? तो दुविधा ये रहती है कि हम ये पढ़ें, ये छोड़ें, ये पढ़ें, ये छोड़ें, हम पढ़ें क्या? वाकई में जब हमारे पास किताबों का ढेर होता है हमारे आंखों के सामने, तो हमें यही लगता है कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, कुछ छूट नहीं पाए। और होता क्या है, ये भी पढ़ने के चक्कर में हम कुछ पढ़ ही नहीं पाते हैं। एक हमने पेपर ये सॉल्व किया, कभी हिंदी पढ़ ली, कभी संस्कृत पढ़ी, कभी पढ़ ली, कभी काव्य शास्त्र पढ़ लिया, तो ऐसे खिचड़ी सी पकती रहती है और हमें खुद क्लियर नहीं होता कि हमने पढ़ा क्या था। मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ कि टॉपिक सबसे पहले ये देखिए कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टार्टिंग करिए कि आपके सबसे पहले क्या आ रहा है, उसके बाद किसकी आवश्यकता ज़्यादा है। तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि हिंदी साहित्य और व्याकरण, ये दोनों ऐसे खंड हैं जिनका बेहद भूमिका रहती है। टीजीटी पीजी एग्ज़ाम आधारित ही इसी पर है। साहित्य से तो 21 में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे कि जो डीपली पढ़ा होगा अच्छे से, मुझे लगता है उन्हीं का क्लियर हुआ है। और व्याकरण का भी अच्छा खासा पोर्शन था। तो व्याकरण से मैंने जो पुराने पेपर मैंने देखा है, क्वेश्चन काउंट किए हैं, तो व्याकरण से भी लगभग 50 क्वेश्चन मान लीजिए, और 50 क्वेश्चन आपके साहित्य से माने 100 नंबर, तो यानी कि आपके 100 क्वेश्चन तो यहाँ से बनने ही बनने हैं। रही 25 की बात, तो वो आपके उसमें काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, आपके अलंकार वगैरह, और अलंकार तो आपके उसी में आ जाएंगे। भाषा विज्ञान है, काव्य शास्त्र है, संस्कृत है, ये आपके 25 नंबर वहाँ से बन जाते हैं। अब बार बार वही कि संस्कृत कहाँ से पढ़ें, मूल किताबें पढ़ें या ना पढ़ें, प्रैक्टिस सेट लगाएं तो कौन सा लगाएं। तो मैं पहले बता चुकी, जो आपके पास सफिशिएंट जितना मटेरियल है आप उसी का सदुपयोग करिए। अभी इस समय नई किताबें बिल्कुल मत जुड़िए, नया खरीदिए। नई किताबें कोई भी ऐसी मत खरीदिए, क्योंकि हम समय नहीं दे पाएंगे। किताब तो हम ले लेंगे लेकिन उसमें समय नहीं दे पाएंगे। तो जब तक समय नहीं देंगे तब तक उस समय ज्ञान प्राप्त होगा भी नहीं। तो बस कोशिश यही करिए कि जो आपके पास है, मैं बार बार कहती हूँ, जो प्रैक्टिस जितना है बस उसी को पढ़िए। तो धीरे धीरे चीज़ों को सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लियर करिए। संस्कृत की बात रही, तो हम संस्कृत का जो पार्ट है, आप देख सकते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट पढ़ते हैं उसमें इतना दिया हुआ होता है कि अगर हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो काफ़ी कुछ उससे मिल सकता है। रही बात आपके पास जो काव्य शास्त्र के लिए, तो सरस्वती गोविंद पांडे की बुक है, उसमें काफ़ी हेल्प मिल ही जाती है। बाकी मैंने और बताई थी निशा अग्रवाल की जो है काव्य शास्त्र के लिए, उसमें काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है। संस्कृत के लिए मैंने ये कहा था कि आप यूपी बोर्ड की 12th की या 10th की किताब को देख सकते हैं, उसमें अच्छी संस्कृत दी है, जो पद धातुएं, लट लकार, रूप सभी आपको उसमें मिल जाएंगे। और यदि आपको लगता है कि बहुत अच्छी किताब आपको कहीं से मिल सकती है, तो मुझे लगता है कि यूथ का प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि उसमें जितने पेपर्स आए हुए हैं वो सारे संस्कृत के दिए हुए हैं, साथ ही उसमें काफ़ी डिटेल भी दी हुई है, उससे बहुत कुछ मिल जाता है। इसके लिए आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं, संस्कृत की नोट वहाँ से बना सकते हैं। तो इसके लिए पर्टिकुलर कोई किताब मैं कहूँ तो फिर तो वो जो संस्कृत स्पेशल होता है ना सब्जेक्ट, जो संस्कृत का सब्जेक्ट होता है, फिर आप उनकी किताब ले सकते हैं हल्की, जो आपको सूट करे वो, वरना आप खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। वाकई में संस्कृत कहते हैं ना कि पेपर में एक एक नंबर हमारे लिए हीरा है। तो वो एक एक नंबर के लिए हमें हर एक पार्ट को, यानी कि जितने भी खंड हैं सभी को सॉलिड बनाना है, तभी हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि कहीं भी कमी रह गई तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर कमी कहीं नहीं रहनी है, पूरी भरपूर अपना पूरा प्रयास करना है कि जितने भी हमारे खंड हैं सभी में हमारा सब कुछ क्लियर हो। हालांकि इंसान है,
क्लियर होगा भी और नहीं भी, क्योंकि दिमाग एक है लेकिन बातें बहुत सारी दिमाग में रहती हैं। खासकर घर गृहस्थी वाले लोग, प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सामाजिक होते हैं, तो ये वो दुनिया भर का होता है। तो फिर भी कहते हैं ना कि प्रयास प्रथम है, तो प्रयास करना है। प्रयास के साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी अच्छे से धार देनी है, तो कोशिश तो करनी है। बहाने क्या कहूँ, समस्याएं बहुत सारी आ जाती हैं। जब हम कहते हैं, समस्याओं का नाम लेते हैं, तो लगता है कि ये तो बन ही रही, कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। इन्हीं समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ अलग से करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ताकि समस्याएं कम हों। ख़त्म तो कभी किसी के जीवन से होती ही नहीं है। कुछ कम करने के लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो बस जो है आपके पास जितना है सफिशिएंट है, उसको अच्छे से पढ़िए। पढ़ाई का मटेरियल अच्छे से रिवीजन करिए। जब मन हो तभी पढ़िए, लगे कि अभी नहीं है तो इच्छा है आपकी, और जैसे आपने टाइम टेबल सेट किया हो, बस ये है, आप 2 घंटे कोशिश ये करिए, पढ़ाई को दीजिएगा ज़रूर। फिर आके आपके अकॉर्डिंग देख लीजिए। बस इसी बात के साथ वाणी को विराम दूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।